अब हम इंटीग्रल्स की बात करेंगे। बता देता हूं स्टार्टिंग में ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 3 है बेसिकली, कौन कौन से पढ़ लो, फिर चैप्टर का नाम कर लो भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, एक है लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, या लाइन इंटीग्रल। दूसरा है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस को कहते हैं एरिया। थोड़ा तेज लिखिएगा इसको, हाँ, बस आइडिया रहना है, बस ब्रीफ थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जल्दी करिए। वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको लिखना कैसे है ये समझना। जब आप लाइन इंटीग्रल की बात करते हो तो हम 1D में होते हैं, हाँ, 1 डायमेंशन में होंगे, या लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट, किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन की हम बात करते हैं, है ना। तो कोई फंक्शन दिया होगा f ऑफ x इंटू क्या होगा dl, इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना, पढ़े थे स्टार्टिंग में, बताया था ना आपको बेसिक मैथ्स। जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप अभी लिखते चलो, फिर बीच में कभी बताएंगे, ठीक, फिलहाल तो बताते चल रहे हैं, इसको लिखते रहिए, ठीक है ना, पढ़ा है ना आपने। और सरफेस या फिर एरिया इंटीग्रल की बात करेंगे तो सरफेस या एरिया इंटीग्रल की बात करेंगे तो इसको लिखना कैसे है भाई, देखो इसको लिखते हैं dx dy, या कैसे लिखते हैं भाई f ऑफ x dA लिखेंगे, या कहीं कहीं लिखा हुआ आता है कोई भी फंक्शन दिया रहेगा ds, कभी a लगा रहेगा कभी a नहीं लगा रहेगा, कभी s लिखा रहेगा कभी a लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा इससे। इस dA का मतलब क्या है, dx dy, dy dz हो सकता है, dz dz किस एक्सिस में बात कर रहे हैं डिपेंड करेगा। यहाँ dx dy लिखा गया है, इसका मतलब x एक्सिस और y एक्सिस में है, हम y z में होंगे तो यहाँ क्या लिखा रहेगा dy dz, zx में होंगे तो क्या लिखा होगा dx dz, है ना। अगर सरफेस अपना क्लोज हो जाएगा तो फॉर क्लोज सरफेस y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x ds लिख देंगे या dA लिख देंगे, ये साइक्लिक इंटीग्रल। इस सिंबल का मतलब है सरफेस क्लोज है, ठीक है, यह है साइक्लिक इंटीग्रल, लिख लेना भैया, साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल लिख ले भाई, लिखते रहिए, लिख लिए, वाह। वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे तो f ऑफ x dx dy dz, या y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे f ऑफ x dv लिखेंगे। अगर क्लोज्ड होगा सरफेस तो साइक्लिक वॉल्यूम इंटीग्रेशन। लिखने के ये तरीके हैं, फॉर्मेट है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं बोले तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि इसका क्या मतलब है, हाँ ये क्या आ गया, ये यही है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। फिजिक्स में इसका मतलब किससे है, समेशन से है, किसका मतलब भैया समेशन से, ठीक है, दैट्स इट। मैथ्स में भी इसका मतलब यही होता है, बड़े बड़े फंक्शन को जब सॉल्व करना होता है तो हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में समझते हैं, ठीक है, ठीक। एक ऑपरेटर हमने पढ़ना है, क्या आप लोगों ने पढ़ा है, डेल,
डेल ऑपरेटर पढ़ा है? देखो यही होता है, जो जरूरी चीज होता है वही नहीं होता है। क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, अच्छे क्वेश्चन आते हैं उससे, हटाएं से। ये नोट किया सबने? तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, 1D में हम करेंगे, या सिर्फ dx लिखा रहेगा तो सिर्फ dl, मतलब यहाँ dl हमने लिख दिया, कंफ्यूज मत होना कि dl का मतलब क्या है सर, कहीं कुछ मिलेगा क्या? या तो सिंपली dx लिखा रहेगा, या तो सिंपली dy लिखा रहेगा, या तो सिंपली dz लिखा रहेगा। जो हमारा सरफेस होगा, जिस डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं उसी डायमेंशन में हम लिख लेंगे इसको। जैसे हमने उसके बात की थे ना, जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब हमने बात की थी तो मैंने बताया था ना, जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात किए थे, हमने कहा था चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो क्या लिखवाया था, याद आ रहा है कुछ? Q इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू क्या था, लैम्डा इंटू DL लिखे थे, याद है? फिर हमने लिखा था टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ D इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू DL लिखे थे। कुछ याद आ रहा है पीछे? लिखे थे कि नहीं माँ? फिर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की जब बात किए थे, क्या किया? डी क्यू इक्वल टू वहां क्या लिखे थे आप बताओ? वहां लिखे थे आप सिग्मा, सिग्मा इंटू क्या लिखे थे, ds। कंप्लीट चार्ज की, अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू सिग्मा इंटू क्या है, ds। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात किए थे, लिखे थे ना वहां, याद है? पीछे जिन्होंने नहीं देखे हैं परेशान होइए, पीछे वाली क्लासेस में जो हो गए हैं उसको एक बार और बताएंगे अभी, जब सब लोग आ जाएं तो। अभी तो थोड़ा वेट करेंगे, बीच में पढ़ा देंगे है ना, ठीक? पीछे डिस्कस किए थे, जिन्होंने पढ़े मैं रिकॉल करा रहा हूं कि ऐसा कुछ डिस्कस किया था वहां पर, है ना। एक ऑपरेटर हमने पढ़ने हैं अभी, हटाओ इसे, डेल लिखे, डेल ऑपरेटर, डेल्टा जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में डेल बोलते हैं, डेल्टा या फिर क्या भैया, डेल ऑपरेटर। डेल का मतलब क्या है भैया, इसको बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, लेकिन कहीं कहीं सिंपली डेल लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप ठीक है, इसको लिखो। फिर डेल स्क्वायर क्या होता है भाई, डेल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ठीक? तो डेल का मतलब क्या है, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर मतलब डेल एक्स स्क्वायर, डी डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। हाँ बताएं कैसे? ये बेसिकली डेल स्क्वायर का मतलब है डेल डॉट डेल। कैसे समझिए, अगर मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू कहीं लिखा है, भैया समझिएगा, अब कुछ मिस हो गया तो मिस हो जाएगा भैया। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप कहीं लिखा है ना, मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर। आपको अगर आइडिया हो तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते थे, जे कैप को जे कैप से, के कैप को, है ना। तो आई को आई से करना मतलब ए कैप को ए, वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए को ए से ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। बी को बी से ही करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। सी को सी से ही करेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर। अब आई कैप जे कैप क्यों हट जा रहा है ये समझना, क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू क्या होता है, 1। जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या होता है, 1। के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमने 11th में पढ़ा। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाए तो जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, है ना। जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 0, और के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये कैसे हो रहा है सर,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता था, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, जहां थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या होता था, एंगल। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर होने का क्या मतलब है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 होगा और इक्वल भी। तो हम आई कैप डॉट आई कैप लिखे, आई कैप का आई कैप के साथ एंगल कितना बनेगा, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है कि नहीं, एक्स एक्सिस का खुद एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, 0। तो जब आई कैप डॉट आई कैप लिखेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ आई कैप कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1। इसलिए जब सेम सेम होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब डिफरेंट होंगे तो आई डॉट जे करेंगे तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस क्या आ जाएगा 90, क्योंकि आई कैप किसके लॉन्ग था, एक्स एक्सिस को लॉन्ग, जे कैप किसके लॉन्ग था, वाई एक्सिस को लॉन्ग। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, मल्टीप्लाई करेंगे पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 0। इसलिए आई का केवल आई से ही करेंगे, आई का जे और के से करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो हमने कहा था आई वाला आई से होगा, जे से होगा, के से होगा, तो आई कैप जे कैप के कैप भी हट जाएगा और ये स्क्वायर्स आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें आगे हाँ तो डेल्टा स्क्वायर लिखे तो हाँ ये पूरा इसी पे है, लिखते इसी में है। हाँ मतलब ये पूरा डेल एक्स एक ही है, जिसे dx को आप एक टर्म पढ़ते हो ना, वैसे डेल एक्स अपने आप में एक टर्म है, एक टर्म है। लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं, हालांकि इसको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। जैसे तुम जहां लिखते होगे, हो सकता है एक आध दो बार मैंने भी बोला होगा, लोग इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स, गलत है ये, इसको डी डी एक्स पढ़ा जाना चाहिए। क्या डी डी एक्स, ये एक ऑपरेटर है, लेकिन लिखा होता चूंकि हमें हमेशा 1/2 3/5 पढ़ने की आदत होती है, इसलिए डी बाई डी एक्स कह देते हैं। जैसे इसको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए था, डेल डेल वाई स्क्वायर, डेल डेल एक्स स्क्वायर, डेल डेल जेड स्क्वायर, लेकिन चूंकि आदत ये है तो इसलिए बोला जा रहा है, ताकि पढ़ने का सही तरीका ये है। ठीक, हटाई से समझ गए, डेल डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल का मतलब क्या है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम। अच्छा लिखना हो तो लिख लो जल्दी, जिनको आइडिया है ठीक है, जिन्हें नहीं है वो जल्दी से लिख लें, ताकि इन फ्यूचर कहीं कोई डाउट नहीं हो। क्यों, क्योंकि वेक्टर वाले क्वेश्चन करेंगे हम, वेक्टर वाले क्वेश्चन करेंगे। आइडिया तो ठीक है, जिन्हें आइडिया नहीं है या कुछ भूल रहे हो तो थोड़ा बहुत इसको नोट कर लो, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एरिया वेक्टर लिखना नहीं आएगा, एरिया वेक्टर लिखना कहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आता है तो क्यों लिखें, एरिया वेक्टर निकलवाएंगे, अगर नहीं निकाल पाए तो खुद से धोखा हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, जल्दी करिए, फटाफट करिए भाई। और लोग कहाँ हैं, क्या है, वाह, जहां कहोगे वहां पोडियम पे बैठ जाएं। लिखे आज चलो, क्या हुआ, कुछ तो बताया जा रहा है, कुछ तो बताया गया, लिख लिए। फास्ट लिखिए थोड़ा। देखो आप लोग अपने हिसाब से लिख लिया करो, जितनी साइज का मैं लिखा हूं उसका नाप तोड़ के ना लिखा करें। हाँ साइज को एकदम सेम लिखना जरूरी नहीं है, मेरे कहने वाला तेज लिखो। चीजों को नाप तोड़ के लिखते हैं तो वक्त लगता है ना, अपनी वर्ड्स में लिखते चलेगा, फटाफट जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्रॉस प्रोडक्ट आता है आप लोगों को,
निकाल लेते हो, अच्छी बात, निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हैं तो भी अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए हाँ बोलना ठीक है, निकल जाएगा। मैं इसको हटाऊं, इससे हटाएं, हटाऊं, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है भाई, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। अभी हमने टॉर्क पढ़ाया था, पीछे बताया था, याद है? टाउ इक्वल टू क्या आया था, पी क्रॉस ही आया था। कौन हमारे केस ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल क्या है इनके बीच का भाई, थीटा। एन कैप क्या था इसमें, एन कैप का मतलब क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। एन कैप का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, वेक्टर ए पे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, वेक्टर बी से भी। मतलब एन कैप का मतलब क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट क्या यूज है इसका यहां पर, ये बताएगा कि जब ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, मतलब एन कैप हमारा पैरेलल है किसके, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है, मतलब एन कैप ए क्रॉस बी के पैरेलल है। इसका मतलब एन कैप, ध्यान से समझ लेना वरना महंगा पड़ेगा। बाकी तो आप लोग पढ़े ही है, जीनियस बच्चे हैं आप। फिर भी मुझे जो लगता है कि आपको ये आना चाहिए, सो दैट आगे जो टॉपिक पढ़े उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सब कुछ बता दे रहे हैं। ठीक, अब जरा देखना, ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रिकॉल करा रहे हैं, ध्यान रखना है इसका। A1 A2 A3, जो वेक्टर यहां पहले लिखा होगा ना, आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे पहले वही लिखेंगे। अगर वेक्टर बी पहले लिखा होता तो वेक्टर बी के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट है उसे पहले लिखते, ठीक है। लेकिन वेक्टर ए पहले लिखा गया है तो वेक्टर ए के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट है उसे पहले लिखा जा रहा है। सेकंड नंबर पे है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के कोफिशिएंट लिखेंगे B1 B2 और क्या लिखेंगे, B3। एक्सपेंड करना आता है आप लोगों को, इसको एक्सपेंड तो कर ही लेते होंगे, नहीं कर पाते क्या, कुछ बोलते ही नहीं सर, जो मन में आए कर लीजिए सर। हमें आई कैप के लिए लिखेंगे, फिर माइनस जे कैप, फिर क्या लिखते हैं आप, प्लस के कैप। कैसे लिखना होता है, जब आप आई कैप के लिए लिख रहे होते हो तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, बचेगा क्या आपके पास, ये A2 और A2 B2 और क्या होगा A3 B3। जे कैप के लिए लिखेंगे तो ये कॉलम है, बचेगा क्या आपके पास, A1 B1 और A3 B3। के कैप के लिए लिखना होगा तो इसे हाइड करेंगे, बचेगा क्या, A1 B1 A2 B2। फिर सॉल्व कैसे करना होता है, पहले यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर है ना भाई माइनस। डन, इतना आता है ना सबको, पीछे पढ़े हैं आप 11th में, सब 11th का डिस्कस कर रहा हूं, पिछले 15 मिनट से केवल और केवल आपका 11th का डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़े होंगे ना 11th में, तो वहां इसको नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं बताते चल रहा हूं, ध्यान रखो इसका। कुछ नंबर लेकर बात करते हैं कुछ नंबर लेकर बात करते हैं कि कैसे निकालना होगा, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब मुझे जरा बताना, छोटा सा बस एक रिजल्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम पढ़ लिए ना,
अगर एक स्क्वायर है एक्स वाई एक्सिस में, क्या है, एक्स वाई एक्सिस में एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है भाई, 3 मीटर है, कितनी है, एक्स वाई एक्सिस में है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको बताना जरूरी है। हाँ कल आप नहीं आए थे ना, जब भी किसी से वादा करो हमेशा निभाओ। देख कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। भैया आई कैप क्रॉस आई कैप, कुछ लोग सोचते हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है यार, कम से कम बता तो रहा ही है ना। पता होने में दिक्कत है कि मान लो आधा पता है या गलत पता है ना, ये थोड़ा दिक्कत आती है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जब सेम हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम के साथ एंगल 0 डिग्री, और यहाँ फॉर्मूले में आता है साइन, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। लेकिन जब ये डिफरेंट आएंगे, ध्यान रखना, तो आई, हाँ, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के कैप, और जे क्रॉस के आई कैप, और के क्रॉस आई क्या आएगा भाई, जे कैप। लेकिन अगर ये डायरेक्शन बदल गया तो आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आता है, डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर जे क्रॉस आई आ गया तो माइनस के कैप, अगर के क्रॉस जे आ गया तो, और यहां पर क्या है भाई, आई क्रॉस के आ गया तो, समझना। देखो जो क्वेश्चन हम अभी आपको दिए थे ना एरिया वेक्टर का, अभी जो बात किए थे, देख लो यार गुड़िया, तुम लोग जो पढ़ लिए हो ना, सर तुम्हारे जो लॉलीपॉप खिला रहे हैं ना, डायबिटीज के पेशेंट हो जाओगे इसलिए थोड़ा जॉगिंग करते रहो। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो रहा है इंसुलिन का, मुझे बायो नहीं आती, मैं जो जितना जानता हूँ उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, है ना। इंसुलिन ही तो होता है ना, उसको डिग्री करता है ऐसा कुछ। भाई जैसे मैंने कहा साइड क्या है इसका, 3 है, क्या है भाई, 3 है। इसके 2 फेस बनेंगे, अगर ये प्लेन है तो 2 फेस हैं, एक तो हमारा क्या होगा बाहर की तरफ, एक क्या होगा अंदर की तरफ। जो मैं कहूंगा परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, और फिर मैं कहूंगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है भैया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, वाई एक्सिस को कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप। जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया क्या होता है भाई, स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड होगा या परपेंडिकुलर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो नंबर तो आ गया 3 3 जा 9, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। तो इसका क्या आ जाएगा भैया, एरिया वेक्टर 9 के कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अभी यही आगे पढ़ाना है, ये बता रहे हैं। अभी एरिया वेक्टर पढ़ाएंगे हम, जिन्होंने पढ़े हैं हम उनकी बात कर रहे थे, इनकी जरूरत हमें वहां पड़ेगी, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूं। इसीलिए इसको पढ़ाने से पहले आना जरूरी था, लेकिन हम इसको पढ़ लिए नहीं ये दिक्कत है, ये बहुत खतरनाक बात है ये। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी बड़े कॉन्सेप्ट को आप अप्रोच करो तो उसमें जितने भी पिलर्स, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं पहले उसको समझो, तब जाकर वो चीजें स्टेबलाइज हो पाएंगी। अदरवाइज कुछ टाइम तक रहेंगी, फिर क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, मतलब दिमाग से निकल जाएंगे, है ना। इसको लिखा लिखा अच्छा, डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा तो मैं थोड़ा सा बना दूं इसको। ये है क्या भाई, आई, ये क्या है जे, और ये क्या है भाई आई कैप जे कैप, ये क्या है, इसके अपोजिट अगर रिवर्स हो गए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ना। आई के बाद जे आता है, जे के बाद के, रिवर्स हुए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में है हम, तो माइनस के क्या आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जानकार हैं, इतना बताना मेरे लिए काफी था। मैं आगे बढ़ूं, बताऊं क्या हुआ,
थोड़ा तेज लिखिए। जिनकी स्पीड स्लो है, अगर उनको एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस भी आएंगे तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा। आपको नॉलेज हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जब आप पूरा नहीं लिख पाएंगे तो आपको बहुत दुख भी होगा। इसलिए अपनी स्पीड पे भी वर्क करिए। आप नॉलेज को टाइम के साथ देखिए कि कितने टाइम में आप डिलीवर कर पा रहे हो। गलत कह रहे हैं क्या? ट्रांजिटिव प्रूफ हो रहा है कि नहीं? नहीं तो दिक्कत होगी। इससे हटाएं। आप समझ पा रहे हो ना ये सब? अभी आ जाएगा, अभी ही आ जाएगा ये। ठीक, इसे हटाऊं। नोट में करके एक पॉइंट लिख लीजिए भैया, भैया लिखिए, लिखिए, लिखो। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट लिखा है ऊपर वही लिख लो। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन integral of electric field represents the work done by the electric field by the electric field on a unit positive test charge, on a unit positive test charge in moving it from one point to another in the electric field. नोट करिए इसको। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे होते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं? dx। वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? dy। जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा भाई? dz। ये मोटा मोटा ध्यान में रखना। तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और E इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता ही है, लिख लेंगे हम लोग। ये नीचे लिखिए। टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज एंड मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जो एनसीईआरटी का सिलेबस जो वगैरह लिखा है ना, जो काउंसिल ने सिलेबस पब्लिश किए हैं, टॉपिक उन्होंने लिखे हैं, लेकिन टॉपिक के डेप्थ में और सब डायमेंशन में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? केवल उतने टॉपिक पढ़ने से आपकी बोर्ड्स के पेपर नहीं होंगे ढंग से, ना ही अपकमिंग एग्जाम्स। इसलिए हर एक टॉपिक को डिटेल वे में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बहुत होशियार हो जाइए। कई लोग इस गूगली में फंस जाएंगे, अरे 4 टॉपिक है जल्दी से पढ़ लेंगे ना। होशियार हो जाओ। सीआर नहीं बेटा, होशियार। लिखा तू? तुझे दिख रहा है? टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज WAB इज इक्वल टू क्या होगा? दिस लिख लो।
एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं, अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। VB माइनस VA, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इनटू टेस्ट चार्ज, इनटू टेस्ट चार्ज लिख लो। इन शॉर्ट इसी को लिखते हैं डेल V इंटू क्यू नॉट, लिख लो। एक तरह से आइडेंटिटी है, आपका फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। हाँ, हटा लें इसे। ये लिखिए, ये सब फैक्ट हैं, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, नीचे लिखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पाथ इंडिपेंडेंट। ये सब बहुत क्रूशियल पॉइंट हैं, चीजें एकदम डिफर कर जाएंगी, पता होना चाहिए एकदम टू द पॉइंट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब जिगजैग पाथ से जा रहे हो कि स्ट्रेट पाथ से जा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स देख रहे हैं। इट मींस व्हाट, नीचे लिखो, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, कंजर्वेटिव इन नेचर या कंजर्वेटिव फील्ड। लास्ट का जो पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए? मैं सुन रहा हूं, गा रहा है ना तू, सुन रहा हूं मैं। देखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ का मतलब है क्या, क्या है, क्या मान लीजिए ए से अपनी जर्नी स्टार्ट किए, ए से गए बी, बी से गए भाई सी पे, सी से आए डी पे, फिर डी से कहां गए, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ये कह रहे हैं, लिखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। लिखो, ये सब पता है तो ठीक है, नहीं पड़ोसियों की कॉपी या पड़ोसन की कॉपी चेक की जाएगी, वहां जा इसे झांक तक करोगे बस, क्योंकि ये पता है तो ठीक है, नहीं तो गेस ही करके आओगे। द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ। अब देखो, लाइन इंटीग्रल नहीं पता होते तो समझ पाते, इसका मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है लगातार, है ना, एक ही प्लेन में है। देखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। देखा, मतलब अगर हम टोटल वर्क डन की बात करेंगे, कहां से कहां तक, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से क्या हो जाएगा हमारा जी, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका, हटाएं से, डन। हेडिंग करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखिए हेडिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डू यू नो, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिखा है, हाँ किस पॉइंट पे,
चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करेगा वो प्रेशर रहता है। लास्ट सेल वाले मेरे इलेक्ट्रॉन भागने लगते, ऑर्बिट ये कमजोर हो गई है, इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास ना एक दो जन चले जाओ यहाँ तुम लोग, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ऑर्बिट छोड़ा इधर आए, कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो? बेटा सुकून में बैठो, मैं कितनी बार कह रहा हूं बोर्ड को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए। अभी भी वक्त है, कह रहा हूं बार बार समझ जाओ। अब क्या चाहते हो स्कूल वाले जो कुछ खास तरह के कमेंट करते हैं बच्चों के लिए, हम भी करना स्टार्ट कर दें? क्या है इसका मतलब? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने हेडिंग कर लिया भाई। देखो फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, अलग अलग मतलब होगा इसका। अगर हम डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं तो बहुत, है ना। तो इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में क्या है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग मतलब जो भी है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, कोई भी हो, मास है तो मास, लेंथ है तो लेंथ, टाइम है तो टाइम। इन्फिनिटी इन द सेंस का मतलब यहाँ इससे है, मैथ्स वाली इन्फिनिटी की तरह नहीं इन्फिनिटी यहाँ। कल से आप चारों लोग यहाँ बैठेंगे, आप ध्यान समझिए, कल से आप चारों लोग यहीं बैठोगे। जब पढ़ रहे हो तो क्लास में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कोई बात नहीं। कल से आप चारों लोग यहीं बैठोगे। इन्फिनिटी से किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में, किस चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क होगा उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस व्हाट, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा उसी वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। लिखिए डेफिनेशन, देखो द वर्क डन in bringing a unit positive test charge, the work done in bringing a unit positive test charge, the work done in bringing a unit positive test charge, the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point in electric field, from infinity to a point in electric field, from infinity to a point in electric field, from infinity to a point in electric field is defined as electric potential at that point, is defined as electric potential। किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या होगा भाई, W अपॉन Q नॉट। W अपॉन क्या होगा, Q नॉट। यूनिट क्या होगी इसकी जरा बता दे हमें, यूनिट क्या होगी, जूल पर, और क्या होती है यूनिट इसकी, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। और क्या होता है, वोल्ट, VOLT, वोल्ट, है ना।
एक टर्म है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। आप पहले लिखो, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम लोग यार, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू -19 कूलम। तो इतनी ही एनर्जी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतनी ही एनर्जी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक दो बार एग्जाम में तो सीधे यही आ गया है, डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कैसे डिफाइन करोगे जरा बताना, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? सोच के आप लोग मुझे बताओ, अभी लिखवाते हैं हम। लिखिए, हेडिंग करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज at a point अब मान लीजिए चार्ज यहां पर है कोई, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा? कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एक्सप्रेशन यहां पर? क्या होता है? इफ चार्ज Q इज नेगेटिव, लिखो भाई, देन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा? -1/4πε0। ध्यान से देखिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी कंडीशन नहीं थी, चाहे चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ Q/r² ही लिखते थे आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में चार्ज अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। नोटिस करिए इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। -1/4πε0 Q/what? हाँ, -1/4πε0 Q/, ठीक है, डन। अब ये कैसे आ रहा है मैं आपको कल बता देता हूं, ठीक है, ये बता दे जल्दी से, ठीक है, ये कैसे आ रहा है, ये आता नहीं बट कैसे आ रहा है मैं आपको बता दूंगा, ठीक, डन। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से क्या होगा? ये नेगेटिव, इतना याद रखिएगा, बाकी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, डन। थैंक यू।